आफाक की बातें इन्हें झंझोड़ रही थी। वो एकदम ही इसकी बात काट कर बोले, बस आफाक, अब और कुछ मत कहना। पापा वजदान। आफाक ने कुछ कहने की कोशिश की थी। इनको जाता देखकर जुनैद ताई से मुखातिब हुआ। आप तो शायान वाली बात के लिए राजी हैं। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, मगर नम आंखों से इसे तकने लगी। खवातीन को उदास देखकर इन सब को उम्मीद हो चली थी कि 3 मोहरे तो पिट गए। सुमेरा की अम्मी दुपट्टे से आंखें साफ करते हार मानने के अंदाज में बोली, अच्छा ठीक है, मैं इफ्तिखार से बात करती हूँ। सच, खुश तो सब हुए थे, पर इनकी बेटियां तो खिल उठी और एक जबान होकर बोली तो उन्होंने वार्निंग देना भी जरूरी समझा। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ बात करूंगी, मनाना तुम्हारा काम है। मैं इस उम्र में मियाँ की झड़कियां नहीं सुन सकती। भाभी, आप इनकी बातों में क्यों आ रही हैं? बस आमना, रहने दो। वो आजी से बोली, मलीहा मर चुकी मगर वजदान जिंदा है। अगर एक झूठ इसके दिल को तसल्ली दे सकता है तो क्या गलत है? मुझसे इसकी उदासी देखी नहीं जाती। अगर शायान को खोने का दड़का इसके दिल से निकल जाए तो शायद इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। मैं दिल से चाहती हूँ वो मलिहा को भूल जाए और शायान ही वो मशगला है जो वजदान के जहन से मलिहा का ख्याल झटक सकता है। भाभी, क्या हो गया है? आपके आफाक की अम्मी इनसे उलझी। फिर तीनों में धुआंधार बहस छिड़ गई। काम बन गया था। वो सारे एक दूसरे को इशारा करते उठ गए। सुबह नाश्ते की तैयारी के दौरान सुमेरा और इसकी बहनें सुमेरा की अम्मी से रिपोर्ट ले रही थी। आपने अबू से बात की? सुमेरा ने पूछा तो वो मुंह बनाकर बोली, कहा, मेरे कमरे में जाने से पहले वो सोने के लिए लेट गए थे। फिर जोश से मगर राजदारी के अंदाज में कहने लगे, तुम्हारी चच्ची तो रात में मान गई थी, लेकिन आमना अभी तक टिकी हुई है। असल मसला है भी इन्हीं बहन भाइयों का। कोई एक भी मान जाए तो बाकी दो अपने आप कमजोर हो जाएंगे। इनका जोश सर्द हो चुका था। फिर किसी ख्याल ने उसे उभार दिया। वो उज़्मा का बाजू दबोच कर कहने लगी, तुम सारे इफ्तिखार के पीछे पड़े हो। मुनीर से क्यों नहीं कहते? क्योंकि अब्बू ही भाइयों में बड़े हैं। अगर वो मान गए तो बाकी दो राजी ना हो, फर्क नहीं पड़ेगा। वो कभी अब्बू के फैसले के आगे नहीं बोलेंगे। उज़्मा कहकर तायद चाहने के अंदाज में अपनी बहनों को दिखने लगी तो सबने इसकी तायद की। साइमा की नजरें किचन की खिड़की से बाहर गईं और वो सुमेरा का कंधा हिलाकर बोली, सुमेरा, अब्बू नाश्ते के लिए आ गए। ये आफाक किधर है? सुमेरा ने फौरन खिड़की से बाहर देखा। इफ्तिखार हसन डाइनिंग टेबल की चेयर घसीट कर बैठ रहे थे। कुछ देर गुजरी तो मुनीर हसन और समद साथ साथ ही आकर बैठ गए। माहौल में तनाव महसूस किया जा सकता था। हर कोई कद्दूफेश से नजर चुराए खामोशी से नाश्ता कर रहा था। मुनीर हसन और इफ्तिखार हसन को अंदाजा था कि वो तीनों रात वाला टॉपिक दोबारा जरूर शुरू करेंगे। इस टॉपिक से बचने के लिए ही वो अपने बेटों की तरफ देखने से भी गुरेज कर रहे थे। ताया जान, आपने क्या सोचा? इस बारे में उन्होंने तजाहिल आरफाना बरता। वही जो रात में बात हुई थी। इफ्तिखार हसन कप टेबल पर रखकर बरहमी से बोले, वो बात ऐसी नहीं थी कि इसके बारे में सोचा जाए। हमें आपसे इजाजत चाहिए मामू जान, और अगर आप सोचेंगे नहीं तो हमें इजाजत कैसे देंगे? जुनैद के लहजे में इसरार था। इफ्तिखार हसन की तेवरियां चढ़ गईं। इजाजत मांगनी है तो मुझसे नहीं, भाई साहब से मांगो। इनका यहाँ क्या जिक्र? बिना सोचे ही समद के मुंह से निकला। फिर इससे फौरन ही अपनी बात के बेतुके होने का एहसास भी हो गया था। इफ्तिखार हसन इसकी बात सुनकर बोले, मलिहा इनकी बेटी थी, और अगर तुम कल किसी को मलिहा की औलाद कहते हो तो ये इनके खून में मिलावट के बराबर है। जिस पर एतराज वो ही करेंगे, मैं नहीं। हसब नसब खानदानी विरासत होती है जिसे यूं ही नहीं बांटा जाता। वजदान अगर शायान को अपनी वल्दियत दे रहा है तो ये इसकी मर्जी है। फिर वो ऐसा अपने वालिदैन के इल्म में लाए बगैर कर रहा है। अगर मुस्तफा अजीम को पता चल जाए तो वजदान की खातिर वो एक लेपाले की हैसियत से तो शायान को शायद बर्दाश्त कर ही लेंगे, मगर वो कभी इसे अपना वारिस तस्लीम नहीं करेंगे। असल फारूकी की तो बात दूर है। कभी जाओ इनकी जमीनों पर, वहां जानवरों की मंडी जैसा एक बड़ा बाड़ा है जिसमें हर नस्ल का चौपाया मौजूद है सिवाय खच्चर के, क्योंकि इसकी नस्ल दोगली है। जिस शख्स को जानवरों की नस्ल में मिलावट पसंद नहीं, वो अपने नस्ल में आमेजिश क्या बर्दाश्त कर लेगा? अजहर फारूकी को अपने आला नस्ब का गरूर है। वो अपने गरूर का ताज कभी भी किसी की नाजायज औलाद के सर पे नहीं सजाएंगे। आप क्या सिर्फ इनकी वजह से एतराज कर रहे हैं? जुनैद के सवाल पर वो रुख बदलकर दूसरी तरफ देखने लगे। आपको याद है खालू जान से हमारी आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी? इसने एक और सवाल किया। फिर इनके जवाब का इंतजार किए बगैर कहा, मलिहा के सोयम पर। और आज मलिहा को गुजरे हुए 10 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है। इस दौरान नूरुल हुदा भी आया तो बस एक बार। इसके अलावा इन दोनों खानदानों के बीच में 10 साल से कोई राब्ता नहीं हुआ।
और आइंदा भी ऐसा होने की कोई उम्मीद नहीं है। फिर इन्हें कैसे पता चलेगा कि दुनिया में कोई ऐसा भी है जो मलिहा को माँ कहता है? माँ, इसने मिठास से इस लफ्ज को अदा किया। ये लफ्ज कितना मुकद्दस, कितना काबिल एहतराम है। मलिहा को इससे अच्छा खिताब और क्या मिलेगा? इफ्तिखार हसन ने कोई जवाब ही नहीं दिया और मुनीर हसन जो पहले लाताल्लुक से नाश्ते में मसरूफ थे, अब चेहरे और लफ्ज से तासुरात लिए खामोश थे और इनके सामने पड़ा नाश्ता यूं ही ठंडा हो रहा था। वो तीनों ही महसूस कर रहे थे कि उन्होंने अपने बड़े भाई की तारीफ में अभी तक कुछ नहीं कहा। इन्हें ये खामोशी अपने हक में महसूस हो रही थी। खामोशी का वक़्फ़ा तवील हो गया था जिसे आखिर आफ़ाक़ ने तोड़ा। आप दोनों फूफाजान को सिर्फ़ मलीहा की मौत के लिए ज़िम्मेदार समझते हैं, लेकिन क्या वजदान की बर्बादी इनके ज़िम्मे नहीं? ये दोनों इल्ज़ाम लाज़िम व मलज़ूम हैं, लेकिन फूफाजान अकेले मुल्ज़िम नहीं। मेरा ज़मीर मुझे भी इन इल्ज़ामों में इनके साथ शामिल रखता है। इफ्तिखार हसन और मुनीर हसन ने ज़रा-सा चौंक कर इसे देखा। समद और जुनैद भी हैरत से इसे देखने लगे, जो सर को झुकाए नीचे निगाह किए ते कह रहा था, आपको बेखबरी का फायदा हासिल है, मगर मैं वो शख्स हूँ जो मलिहा की जिंदगी में ही पूरा सच जान गया था। मेरे पास 3 दिन की मोहलत थी और मैं इन 3 दिनों में बहुत कुछ कर सकता था, मगर मैंने कुछ नहीं किया। मुझे कुछ करने का ख्याल ही नहीं आया। मैं साहिल पर खड़ा इन दोनों के डूबने का नजारा करता रहा, यहाँ तक कि वो दोनों डूब गए। यकीनन आफाक की आंखों में नमी आ गई, जिसे इसने अंदर ही अंदर रोकते हुए सिलसिला कलाम जारी रखा। मेरी गलती ये थी कि मैं इनके जज्बों की गहराई को समझ ही नहीं सका। समझता भी कैसे? एक अंगूठी ने मलीहा को बांध लिया और गुरेज के इशारे ने वजदान के रास्ते बदल दिए, तो मैंने सोचा इन्हें अगर मोहब्बत थी भी तो वहां तक नहीं पहुंची जहां एक दूसरे के लिए चोट सही जाती, मगर इनकी मोहब्बत तो वहां तक पहुंच चुकी थी जहां चाहे जाने वाले शख्स के एहतराम में अपने हाथों खुद को मिटा दिया जाता है। वजदान मलीहा के लिए मिटता रहा और मलीहा नूरुल हुदा के लिए मिटते मिटते वजदान के लिए दूर हो गई। वो अपने आप इस भंवर में से नहीं निकल सकते थे। इन्हें किसी तीसरे की जरूरत थी जो इन्हें इस भंवर से निकालता, मगर वो तीसरा शख्स कैसे बनता? ना कोई इतराफ, ना कोई वादा, महज चंद मुलाकातें और कोई अपनी जिंदगी खैरात कर दे। ऐसी कोई मिसाल कानों ने सुनी कब थी? मगर मैं फिर भी शर्मिंदा हूँ पापा। इसने सर उठाकर मुनीर हसन को पुकारा। मुझे ऐसा लगता है कि शयान की सूरत में मुझे वो मौका दिया गया है कि मैं अपनी गलती का अजाला कर सकूं। फिर शायद वजदान का सामना करते हुए मुझे नदामत न हो। मैं इस बार साहिल पर बैठकर वजदान के डूबने का नजारा नहीं करूंगा। मुनीर हसन उसकी आंखों में पहली सुर्खी को देखते रह गए। आज ऑफिस से हाफ डे ले लेना। आफाक इस गैर मुतालिक जुमले पर अचंभे से बोला, क्यों? वो इसका जवाब देने के बजाय बोले, मैं वजदान को भी लंच के बाद ऑफ कर दूंगा, तुम इसके घर जाकर शयान को कुछ दिनों के लिए यहाँ ले आना। एक तो इसका एडमिशन टेस्ट होने वाला है, दूसरा वजदान तो शायद इतराज ना करे, लेकिन इसके घर वाले शयान को हमारे घर कुछ दिन रहने की इजाजत क्यों देंगे? मुनीर हसन बोले तो इनके लहजे में सुकून था। एडमिशन टेस्ट की तैयारी यहाँ भी हो सकती है और वजदान के घर वाले तुम्हें शयान को साथ ले जाने से कैसे रोक सकते हैं? आखिर तुम इसके मामू हो। जब इसकी बात आफाक की समझ में आई तो वो समद और जुनैद एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। सुमेरा के होंठों पर भी आसूदा मुस्कुराहट आ गई थी, मगर इफ्तिखार हसन उसे टोकते हुए बोले, मुनीर हसन। लेकिन इनकी आवाज में तेजी नहीं, हैरत भरा इफ्तिसार था। मैं जानता हूँ इफ्तिखार भाई, आप क्या सोच रहे हैं। ये सोच मेरे ज़हन में भी है, लेकिन मैं वजदान के लिए भी सोच रहा हूँ। अगर हम इस झूठ की तस्दीक कर दें तो नुकसान कोई नहीं, लेकिन ये फायदा जरूर होगा कि वजदान के ज़हन से बोझ हमेशा के लिए उतर जाएगा। लेकिन अगर हम तरदीद करते हैं तो आज या कल वजदान को एक और खसारे से गुजरना होगा। आप सही गलत के चक्कर से निकल आए। हमेशा और हर मामले में सही और गलत का टेग लगाना मुमकिन नहीं होता। बात चीजें इसलिए होती हैं कि इन्हें किसी टेक के बगैर कबूल कर लिया जाए। इनके सही या गलत होने का फैसला खुद वक्त करता है। इफ्तिखार हसन ने फिर कुछ नहीं कहा और सामने रखे कप में बची ठंडी चाय के आखिरी घूंट हलक में उतारने लगे। लेकिन मुनीर हसन ठंडे नाश्ते पर कनात नहीं कर सके और बुलंद आवाज में किचन के दरवाजे की तरफ मुंह करके कहा, तो मेरा बेटा नाश्ता ठंडा हो गया है और ले आओ। वो दोनों ही नाश्ता करके जा चुके तो आफाक पुरसोच अंदाज में बोला, यार इस कहानी में बहुत झोल है, मेहनत करनी पड़ेगी। कैसा झोल? जुनैद ने हैरत से पूछा तो आफाक ने कहा, हमें हर सूरत इस बात पर कायम रहना कि मलीहा की शादी हमारी सरपरस्ती में हुई थी, जिसका मतलब हुआ कि जब वजदान लापता हुआ तो इसका अता पता हमारे पास था और मैंने जानबूझकर सालों साल वजदान की फैमिली को लाइल्म रखा।
इसके साथ ही वजदान की इत्तेफाकन वापसी भी धोखा ही लगेगी। फिर शायद वो वजदान की मेंटल कंडीशन वाली बात को भी मनगढ़ंत कहानी समझे। जरा पुरसोच अंदाज में बोली, अगर वजदान की फैमिली का हम पर से एतबार उठ गया तो वाकई शकूक व शुबहात का कोई अंत नहीं। और इससे भी बड़ी मुश्किल ये है कि मैं किसी भी चीज की वजाहत नहीं दे पाऊंगा। आफाक का अंदाज ऐसा था जैसे देर तक इस मसले को सोचते वो थक गया हो, मगर फिर भी ना मिला। ये वाकई बड़ा मसला हो जाएगा। अगर हम इनकी नजरों में मशकूक हो गए तो वो हमारी कहानी पर भी आसानी से एतबार नहीं करेंगे, और हो सकता है तस्दीक करने की कोशिश में वो सच तक पहुंच जाए। फिक्रमंदी से कहता समझ चुप हुआ तो सब परेशान सूरत बनाए सर हिलाने लगे। सुमेरा इनके चेहरों को देखा और कहा, इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? जो बात नाकाबिले एतबार ठहरे वो बात ही ना करें। क्या मतलब? आफाक समझा नहीं। अरे भाई, झूठ बोलने के बजाय सच बोले कि वजदान ने जब घर छोड़ा मलिहा के इंतकाल को 24 घंटे गुजर चुके थे। तो शयान कहानी में कैसे शामिल होगा? खुफिया शादी के जरिए? सुमेरा ने कहा। मतलब? इस बार उस्मा ने वजाहत चाही तो सुमेरा समझाने लगी। देखें, मलिहा की शादी तो मामूओं की सरपरस्ती में ही होगी, यानी खुफिया शादी। वो बोल कर दांत तल्ख नजरों से सबको देखने लगी, पर इनके चेहरे बदस्तूर होंठ बने देखकर सुमेरा ने कहा, क्यों भाई, क्या हुआ? समझ नहीं आया। सबने कोर्स में नहर नफी में हिलाए तो सुमेरा कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ। देखो, मलिहा की डेथ से 1 साल पहले वजदान और मलिहा की शादी हुई। वो प्रेग्नेंट हुई, फिर 21 दिसंबर 1981 की रात शायान के जन्म देते हुए मलिहा की डेथ हो गई और 22 दिसंबर को वजदान अपने बेटे को लेकर चला गया। कहाँ? भला हम कैसे जान सकते हैं? वो चुप हुई तो जुनैद बेसाख्ता बोला, जबरदस्त। आफाक, सुमेरा की बनाई हुई कहानी पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। बस इस रफ आइडिया को थोड़ा पॉलिश करने की जरूरत है। और फिर इस कहानी की नोक पलक संवारी जाने लगी। जब हर दावे पर गौर कर लिया गया तो आफाक अपनी जगह से उठा, चलो तैयार हो जाओ, शयान को लेने जाना है। बस हम दोनों जाएंगे, मेरा मतलब है अम्मी या चची जान में से कोई साथ नहीं होगा। सुमेरा ने कहा, नहीं, आज झूठ बोलने का दिन है, इजाजत देना और बात है, लेकिन जब इनके सामने मलिहा और शयान के बीच झूठे रिश्ते का पुल बांधा जाएगा तो इनके लिए चुप रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर क्यों हम इन्हें मुश्किल में डालें? शयान को लेने के लिए बस मैं और तुम ही जाएंगे। ठीक है, आप चले, मैं आती हूँ। वो आफाक से कहती उठ गई। इन दोनों को वजदान के घर के लाउंज में बैठे काफी देर हो गई थी, मगर दोनों में से किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करें कि अचानक शयान बाहर से भागता हुआ आया और आफाक की गोद में चढ़कर बैठ गया। अंकल, आप जवाद को क्यों नहीं लाए? मैंने इनके साथ क्रिकेट खेलनी थी। आज आफाक इसे मलिहा वाले हवाले से देख रहा था। शायद इसीलिए मासूमाना खफगी से मुंह फुलाता वो हमेशा से ज्यादा अच्छा लगा था। आफाक को इस पर ढेरों प्यार आ गया तो जवाब दिए बगैर मुस्कुराता वो इसके गाल चूमने लगा। बेटा, पहले सलाम करते हैं। वजदान ने टोका तो शयान ने लहराता हुआ सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। आफाक ने इसी के अंदाज में जवाब देकर वजदान से कहा, अब इसे ये भी कह दो कि मुझे अंकल ना कहा करे, गैरियत सी महसूस होती है। हाँ, ये तो है, अंकल का लफ्ज तो गैरों के लिए बना है। आयशा फौरन इसकी तायीद करती बोली। फिर शायान को मुखातिब किया, शायान, तुम आफाक को चाचू कहा करो। आखिर ये वजदान के भाइयों जैसा है और आफाक को बात करने का मौका मिल गया। वो सोच कर बोला, चाचू नहीं आंटी, आप मुझे इससे मामू कहलवाएं, क्योंकि वजदान मेरे भाई जैसा है और लेकिन मलिहा का तो मैं भाई ही था। क्या? आयशा के साथ मुस्तफा, अजीम और अनीका भी बुरी तरह चौंके। वजदान भी ठटक गया था। जी हाँ, आफाक इसके हैरान चेहरों पर नजर डालता आराम से कह रहा था, मलिहा मेरी फूफोजाद बहन थी। एक इंकिशाफ था और इनकी समझ में नहीं आ रहा था इस इंकिशाफ पर किस रद्द अमल का इजहार करें। लेकिन वजदान की छठी हिस्स ने इसे कोई इशारा किया था। वो तेज लहजे में बोला, बस आफाक, इसके बाद कुछ मत कहना। लेकिन क्यों? मैं पापा और ताया जान की इजाजत लेकर इसीलिए आया हूँ कि अंकल और आंटी मलिहा और मेरे रिश्ते के बारे में जान जाए, और मैं इन्हें ये भी बता दूं कि शयान मेरा भांजा है। आफाक ने पापा और ताया जान का हवाला इसीलिए दिया था कि वजदान खामोश हो जाए। वो वाकई चुप सा हो गया था, फिर लब बेंच कर उठा और लाउंज से चला गया। आफाक इसे जाते हुए देख रहा था, मगर वो इसके पीछे नहीं जा सकता था, क्योंकि मुस्तफा, अजीम संभल कर सवालों का सिलसिला शुरू हो चुका था और आफाक को इनकी तरफ मुतवज्जा होना पड़ा, जो कह रहे थे, मलिहा तुम्हारी कजन थी, इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपा कर रखी क्यों? क्योंकि वजदान गुमशुदा था और आप इसकी गुमशुदगी का ताल्लुक मलिहा से जोड़ रहे थे। अगर इस वक्त मैं कहता कि मलिहा मेरी कजन थी तो बदमज़गी जरूर होती, मगर अब हालात में ठहराव आ चुका है।
फिर वक्त भी इतना बीत चुका है कि इस बात को जाहिर कर देने में अब कोई हर्ज नहीं। मुस्तफा अजीम लब भींचे लगे, फिर मशकूक अंदाज में देखते हुए बोला, मलिहा तुम्हारी कजन थी और वजदान दोस्त, और जहां तक मेरा अंदाजा है तुम इनके राजदार थे। सच बताना आफाक, क्या वजदान ने घर से जाने के बाद तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया? नहीं, लेकिन आपका ये अंदाजा दुरुस्त है कि मैं इन दोनों का राजदार था। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने इसकी लाइल्मी को रद्द कर दिया। मलिहा को तुम बहन कह रहे हो और दोस्त चाहे कितना ही काबिल एतबार हो। कोई गैरतमंद शख्स अपनी बहन दोस्त के हवाले नहीं कर सकता जब तक वो इसके निकाह में ना आ जाए। और इसके बाद वजदान ना सही, मलिहा तो तुमसे राब्ता करती रही होगी। आफाक ने इन्हें इत्मीनान से अपनी बात कहने का मौका दिया। फिर जब वो चुप हुए तो कहा, अब भी आपके सारे अंदाजे दुरुस्त हैं, मगर एक बात की तस्दीक कर लीजिए कि वजदान ने घर से जाने के बाद मलिहा से शादी नहीं की थी, बल्कि जिस वक्त इसने घर छोड़ा इस वक्त मलिहा की डेथ हो चुकी थी। क्या? हैरत के एक और झटके ने इन्हें हिलाकर रख दिया। आफाक इसी संजीदगी से कहता रहा, आपको शायद याद हो जिस रात वजदान ने घर छोड़ा, इस दिन मैं सुबह वजदान को लेने आया था और आपके पूछने पर बताया कि पिछली रात मेरी कजन की डेथ हो गई है और मैं वजदान को जनाजे में शिरकत के लिए ले जा रहा हूँ। वो रुका और फिर कहा, वो कजन मलिहा थी। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। आयशा बुरी तरह उलझ रही थी। आफाक इन्हें देख कर कहने लगा, ठहरे मैं आपको शुरू से बताता हूँ। मलिहा की डेथ से तकरीबन 1.5 साल पहले इन दोनों की मुलाकात हुई थी और चंद मुलाकातों में ही इन्होंने शादी का फैसला कर लिया। लेकिन जब मलिहा ने अपने बाबा जान से बात की तो वो चिराग पा हो गए। मलिहा ने इन्हें मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो किसी सूरत इस रिश्ते पर तैयार नहीं हुए और मलिहा के लिए वजदान को भूलना नामुमकिन था। बात इतनी बड़ी कि मलिहा एहतजाजन घर छोड़कर हमारे घर आ गई। इसका ख्याल था कि अकलौती बेटी की जुदाई पर इनका दिल पसीज जाएगा, मगर इनका गुस्सा और भी बढ़ गया और उन्होंने मलिहा को अपनी जिंदगी से ही बेदखल कर दिया। अब मलिहा वापस नहीं जा सकती थी। इन हालात में इससे बेहतर फैसला कोई नहीं था कि मलिहा की वजदान के साथ शादी कर दी जाए। फिर मेरे पापा और ताया ने मलिहा के सरपरस्तों की हैसियत से इसे वजदान के साथ रुखसत कर दिया। वजदान ने आप लोगों से छुपकर शादी की, क्योंकि खदशा था कि मलिहा के बाबा जान की तरह आप लोग भी इस मामले को इशू बना लेंगे, जबकि इस शादी को टाला नहीं जा सकता था क्योंकि मलिहा को फूफा जान से बहुत मोहब्बत थी और इनकी तरफ से ताल्लुक तोड़ लिए जाने के बाद वो डिप्रेशन का शिकार रहने लगी थी। इसे जज्बाती सहारे की जरूरत थी जो इसे वजदान के अलावा कोई नहीं दे सकता था। इसलिए वजदान ने कुछ वक्त के लिए अपनी शादी को खुफिया रखने का फैसला किया। फिर शादी के कुछ महीनों बाद आफाक घर से रट कर आ गए। जुमलों को रवानी से अदा करते जा रहा था कि बोलते-बोलते इसकी ज़बान लड़खड़ाहट गई। इसके लिए बात को जारी रखना मुश्किल हो गया तो चुप होने के साथ ही सर को झुकाते हुए इसने गैर महसूस अंदाज में अपना सर चेहरा छुपा लिया जो एकदम ही सुर्ख हो गया था। तो मेरा भांप चुकी थी कि ये गैरत की सुर्खी है। वो ये भी जानती थी कि आपात की ज़बान किस बात ने पकड़ ली है। इसीलिए इसके चुप होते ही सुमेरा ने बोलना शुरू कर दिया। जब मलिहा उम्मीद से हुई तो वजदान को लगा कि इसे शादी का ऐलान कर देना चाहिए, मगर फिर भी इसमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि अचानक एक दिन मलिहा को आपके सामने ले आता। फिर इसने सोचा कि एकदम धमाका करने के बजाय वो पहले आप लोगों को इस बात के लिए राजी कर ले कि आप इससे ये शादी मलिहा के साथ करने पर तैयार हो जाएं। फिर वो आपको बता देगा कि वो शादी कर चुका है। लेकिन इसकी तवक्को के एन मुताबिक आंटी ने मलिहा को कबूल करने से इनकार कर दिया। अब वजदान दोहरे अजाब में गिरफ्तार था। एक तरफ इसे आपको मनाना था, दूसरी तरफ मलिहा की तबीयत खराब रहने लगी। वजदान के लिए इसे संभालना मुश्किल हो गया था और वो चाहता था कि फिलफौर इसे घर ले आए ताकि 24 घंटे इसके पास रह सके, मगर इसकी नौबत ही नहीं आई। जिस रात शायान पैदा हुआ, मलिहा की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई थी। इसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन सुमेरा ने दानस्ताज बात अधूरी छोड़ दी। मुस्तफा अजीम होंठों पर मुट्ठी जमाए खामोश बैठे थे और आयशा मुस्तफा पुरनम आंखों के साथ बोली, तो ये वजह थी। मैं अक्सर सोचती कि मैंने तो वजदान से कह दिया था कि मलिहा से शादी कर ले, फिर वो क्यों चला गया। आज पता चला मैंने इजाजत देने में देर कर दी। मैंने इस वक्त इसे मलिहा से शादी करने की इजाजत दी जब वो मलिहा को दफना कर आ रहा था। उफ मेरे अल्लाह! उन्होंने कर्व से आंखें बींच ली और आंसू टप टप इनके गालों पर बहने लगे। कैसे बर्ची की तरह मेरे लफ्ज वजदान के सीने के आर पार हुए होंगे। कैसी माँ हूँ इसकी हालत नहीं पहचान सकी। मुझे आज भी याद है इस रात वजदान अपने हवासों में नहीं लग रहा था कि खुद से बिछड़ गया था, टूट रहा था वो, और मैंने इसे रेजा रेजा कर दिया। काश मुझे पहले पता चल जाता तो मलिहा को खुद जाकर घर ले आती, अपने हाथों से इसका ख्याल रखती। भला वजदान इसे इस हालत में कहाँ संभाल पाता होगा।
फिर वो आंसू पोंछती मुस्तफा अजीम से बोली, याद है मुस्तफा साहब, मलिहा के इंतकाल से कुछ महीने पहले वजदान ने अचानक घर से बाहर रहना शुरू कर दिया था। ऑफिस भी नहीं जाता था, सुबह का निकला आधी रात के बाद घर में घुसता था और हम नाराज होते थे। अब समझ आया इसकी बीवी माँ बनने वाली थी, फिर वो कैसे घर और ऑफिस की परवाह करता। इसका ध्यान तो मलिहा में हट कर रहता होगा। फिर जैसे इन्हें किसी बात का ध्यान आया था, उन्होंने पुकारा, अनीका। जी अम्मी। वो चौंक कर बोली, तुमने बताया था कि वजदान के जाने से 2-3 दिन पहले जब इसका एक्सीडेंट हुआ था, मलिहा वजदान से मिलने घर आई थी। वो इनकी बात का मफहूम समझकर सहमी आवाज में बोली, जी बताया था। आयशा मुस्तफा के तेवर बिगड़ गए। मगर तुमने ये नहीं बताया कि मलिहा पूरे दिनों से थी। आफाक और सुमेरा उनकी बात सुनकर घबरा गए। आफाक के जहन से ये बात ही मोह हो चुकी थी कि अनीका की मलिहा के साथ एक छोटी सी मुलाकात हुई थी और अब इसे लग रहा था उसका भांडा फूटने वाला है। और शायान का भी। वो सटपटाई नजरों से अनीका को देखने लगा, मगर आफाक को ये देखकर हैरत हुई कि अनीका इससे भी ज्यादा बुरी तरह सटपटाई हुई थी। तेजी से पलकें झपकती वो बार-बार कुछ कहने के लिए मुंह खोलती, लेकिन कोई जवाब जैसे बन नहीं पा रहा था। बोलो नीका, अब चुप क्यों हो? जवाब दो। इसकी चुप से झंझलाकर मुस्तफा अजीम बोले तो इनकी आवाज में दबा-दबा गुस्सा था। अनीका रुहासी हो गई। क्या बोलूं अब्बू, जब मैंने कुछ महसूस ही नहीं किया था। आफाक का दिल उछल कर हलक में आ गया। क्या बात कर रही हो? आयशा पहले से भी तेज लहजे में बोली, जिस औरत के यहाँ 2-4 रोज में विलादत होने वाली हो, इसे तो कुंवारी भी पहचान ले। और तुम जो इस वक्त भी एक बच्चे की माँ थी, इतना भी ना देख सकी कि मलिया उम्मीद से है। अनीका इतनी देर में खुद को संभाल चुकी थी, बोली, अम्मी मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ महसूस नहीं किया था। असल में मैं पहले ही वजदान की तरफ से परेशान थी। फिर जब मलिया ने बताया कि वो मलिहा फारूकी है और वजदान से मिलना चाहती है, तो मुझे फितरी तौर पर गुस्सा आ गया। शायद इसीलिए मैंने उसे ठीक से देखा ही नहीं, या शायद देखा भी हो तो ध्यान न दिया हो, क्योंकि वजदान तो यही कह रहा था कि मलिहा से शादी करना चाहता है। ये कब कहा था कि कर चुका है, जो इस तरफ ध्यान जाता। और फिर मलिहा ने शॉल ले रखी थी। हालांकि 10 साल पुरानी बात है, फिर भी मुझे याद है कि मलिहा काले रंग की साड़ी में थी और इसने अपने गिर्द मैरून कलर की शॉल खूब फैला रखी थी। हो सकता है इसलिए भी मैंने नहीं देख पाई। आफाक और सुमेरा सुकून का सांस लेते एक दूसरे को देखकर मुबहम सा मुस्कुराए। हालांकि अनीका चशमदीद गवाह है, पर इसका वो हाल था कि मुझे अपनी खुद निगाहों पर एतबार नहीं। उसका उज्र सुनकर भी आयशा कहे बगैर न रह सकी। बहू तखलीक के अमल से गुजर रही हो तो गए गुजरे भी उसके नाज उठाते हैं, और हमारे पोते की शोहर की खबर लेने चौखट पर आई भी तो तुमने इसे दरवाजे से लौटा दिया। तुमने बहुत ज्यादती की अनीका। वजदान को पता चला होगा तो कितना बुरा लगा होगा इसे कि आज तक नाराज है। ठीक ही था, फिर वो अपने बच्चे को लेकर जाए। भला वो अपने बच्चे को इस घर में लेकर क्यों आता, जिस घर में इसके बच्चे की माँ को पांव रखने की इजाजत नहीं मिली। बातों का दुख करने से क्या होगा। इन्हें माजी का अफसोस करते देखकर मुस्तफा अजीम ने धीरे से कहा, फिर आफाक की तरफ मुड़े, तुम यकीन करो, हम सबको मलिहा की जमा मर्गी का बहुत अफसोस है। मैं तुम्हारे और ताया से भी खुद जाकर ताजियत करूंगा। बेशक मलिहा के इंतकाल को तवील मुद्दत गुजर चुकी है, मगर हमें तो आज मालूम हुआ है कि वो तुम्हारी बहन थी। बल्कि तुम मुझे मलिहा के वालिद का भी पता दो, मैं इनसे मिलने जाऊंगा। ऐसा सोचे भी मत। आफाक घबरा कर बोला, क्यों? मैंने बताया ना, वो इस रिश्ते पर खुश नहीं थे। वो तो तब की बात थी। मुस्तफा अजीम उलझ कर बोले, बात अब भी यही है क्या? बेटे की मौत भी इनका गुस्सा ठंडा नहीं कर सकी। वो हैरत से बोले। फिर एक ख्याल के तहत पूछा, वो मलिहा की वफात के बारे में तो जानते हैं? हाँ, बल्कि वो मलिहा की आखिरी रसूम में शामिल थे, लेकिन उन्हें एक बार भी शायान की तरफ नहीं देखा। आफाक इस ख्याल से जल्दी से बोला कि कहीं वो मलिहा के जनाजे में बाबा जान की शमूलियत को इनकी तरफ से नरमी ना समझे। हद हो गई। मुस्तफा जी को यकीनन बुरा लगा था। ठीक है, बच्चों से गलती हो गई थी, मगर अब तो इन्हें माफ कर देना चाहिए। फिर जब बेटी ही नहीं रही तो नाराजगी किस बात की? आप नहीं जानते अंकल, फूफा जान की सख्त मिजाजी बेमिसाल है। अगर वो इतने जिद्दी ना होते तो मलिहा इनकी मर्जी के बगैर शादी क्यों करती? और आपको क्या लगता है, क्या मलिहा इनके बाद इन्हें मनाने की कोशिश नहीं की? मलिहा ने बहुत जतन किए कि वो वजदान को कबूल कर ले, मगर फूफा जान ठग से मस ना हुए। मौत पर हक है और एक दिन सबको मरना है, लेकिन ये भी सच है, मलिहा को फूफा जान की नाराजगी ने मौत से पहले मार दिया था। इसे अपने बाबा जान से बहुत मोहब्बत थी। वो इनकी नाराजगी के साथ समझौता नहीं कर सकी। इनकी अना परस्ती का अंदाजा लगाएं कि वजदान के साथ इनकी पहली मुलाकात ही मलिहा के जनाजे पर हुई थी, और इस दिन भी उन्होंने वजदान को मुखातिब करना गवारा नहीं किया। और इस दिन से लेकर आज तक उन्होंने एक बार भी वजदान से मिलने की कोशिश नहीं की। आफाक ये सब इसलिए कह रहा था
ताकि मुस्तफा अजीम बाबा से मिलने का ख्याल ही जहन से झटक दे। वजदान ना सही शायान से मिलने का तो दिल चाहता होगा, आखिर इनका नवासा है, इनका खून है, दिल चाहता तो कभी ना मिलने आते। आफाक की बात ने इन्हें चुप होने पर मजबूर कर दिया था। फिर आजारदगी से बोले, अगर गलती हुई भी थी तो मलिहा और बच्चान से हुई थी, पर समझ नहीं आता इस बच्चे को किस चीज की सजा मिल रही है कि वो सारे रिश्ते से दूर रहे। मुझसे पूछता है जवार और मनाहिल तो हमेशा आपके साथ रहते हैं, मैं क्यों नहीं रहता था? कभी जो दोनों अपने नाना के घर चले जाएं तो ये जिद करने लगता है कि मुझे भी नाना के पास जाना है। अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि इसकी किस्मत में अधूरे रिश्ते हैं। मासूम बच्चे का ज़हन उलझनों का गढ़ बनकर रह गया है। इनकी बात सुनकर आफाक ने अजीब से लहजे में कहा, मैं इसे रिश्ते ही देने आया हूँ। फिर वो कुछ दूर बैठे शायान से बोले, नाना के घर चलोगे? शायान का ज़हन आस-पास हो रही बातचीत को याद करने और इससे नतीजे आगाज करने में लगा था। वो फौरी तौर पर कुछ नहीं बोला तो आफाक इसे हाथ पकड़कर पास बुलाते हुए बोला, तुम्हें अम्मी की तस्वीर देखना अच्छा लगता है ना? शायान ने जोर जोर से सर हिलाया तो आफाक ने जैसे उसे लालच देते हुए कहा, मेरे पास तुम्हारी अम्मी की बहुत सारी तस्वीरें हैं, आप अम्मी के भाई हैं। अब इसने अपने जहन की बैटरी स्टार्ट की, आप मुझे अम्मी के बारे में बताएंगे? हाँ, लेकिन अगर तुम मेरे घर चलकर रहने पर तैयार हो जाओ तो। आफाक की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि वो चलकर बोला, मैं आपके घर जाऊंगा। फिर सुस्त होकर बोला, लेकिन अब्बू से पूछना होगा। तो चलो इनसे पूछते हैं। आफाक इसका हाथ पकड़कर खड़ा हो गया तो आयशा बोली, पूछना क्या है, बस जाकर वजदान को बता दो, तब तक मैं इसे तैयार करती हूँ। ठीक है। आफाक इसका हाथ छोड़कर बाहर आ गया। वजदान सर दोनों हाथों पर गिराए सीढ़ियों पर बैठा था। आफाक इसके बराबर आकर बैठा तो वजदान सर उठाए बगैर बोला, ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत को तुम मुझसे बेहतर जानते हो। वजदान ने गर्दन मोड़कर इसे देखा और कहा, मैं इसे समझा लेता। मान लो वजदान के शयान के जहन से मलीहा का तस्वर जुदा करना तुम्हारे बस में नहीं था। वजदान बेबसी से चेहरा मोड़कर सामने देखने लगा, फिर थकन भरी आवाज में बोला, अब मैं मुनीर अंकल और इफ्तिखार अंकल का सामना कैसे करूंगा? आदत हो जाएगी। इसके लहजे में लापरवाही थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वजदान ने मलामत की। तो और क्या करता? आफाक चिढ़ गया। इस दिन जब शायान मलीहा को अम्मी कहकर इसकी तस्वीरें दिखा रहा था तो वहां जवाद और फायजा भी थे जो मलीहा को दूसरे हवाले से जानते हैं। वो तो शुक्र था कि उन्होंने मलीहा को नहीं पहचाना, लेकिन शुक्र करने का ये मौका हमेशा नहीं मिलता। फिर तुम क्या करते? वजदान ने कोई जवाब ही नहीं दिया। खामोशी की इस दीवार को शायान की आवाज ने तोड़ा जो अब्बू अब्बू पुकारता इन दोनों की तरफ भागा चला रहा था। करीब आने पर वो अपनी स्पीड कम किए बगैर वजदान के सीने में घुस गया तो वजदान हल्के से धक्के से पीछे हो गया। फिर इसके सर पर चपत लगाकर बोला, ब्रेक तो लगा लिया करो। मगर वो अपने ही कहने लगा, पता है अब्बू मामू कह रहे हैं वो मुझे नाना के घर लेकर जाएंगे। वजदान हक्का बक्का रह गया। फिर आवाज बाख्ता सा आफाक से का बोला, तुम इसे बाबा जान के घर लेकर जा रहे हो? आफाक बिदका, मेरी शामत आई है। इसे वहां लेकर गया तो फूफा जान मुझे जान से मार देंगे। मुझे इनके घर जाना भी नहीं। शायान की नाराजगी से कहने पर वो दोनों इसे देखने लगे। क्यों भाई? आफाक ने दिलचस्पी से पूछा तो वो बदस्तूर मुंह फुलाए कहने लगे, उन्होंने अम्मी को डांटा था, वो गंदे हैं। ऐसा नहीं बोलते। वजान ने फौरन टोका, जबकि आफाक ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, जब ये इस तरह से बातें करता है तो मुझे यकीन होने लगता है कि ये मलीहा का ही बेटा है। वजदान दानास्ता तबसरे से गुरेज करते हुए बोला, अच्छा सुनो, तुम इसे लेकर जा रहे हो तो वापस कब तक छोड़ने आओगे? पहली बार मलीहा का बेटा बनकर मेरे घर जा रहा है, 10-12 दिन तो रुकेगा ही। मैं शयान के बगैर इतने दिन नहीं रह सकता। वजदान तेजी से बोला, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, परसों शाम में इसे वापस छोड़ जाना। देखेंगे। आफाक ने बेनियाजी से कहा तो वजदान उंगली दिखाकर बोला, अगर तुम इसे छोड़ने नहीं आए तो मैं खुद इसे लेने आ जाऊंगा। कहा ना देखेंगे। आफाक का अंदाज हनूज वही था। फिर सारा वक्त वजदान इसे यही ताकीद करता रहा कि 1-2 दिन के बाद वो शायान को भेज दे और आफाक भी लापरवाही से सर हिलाता रहा। रात के खाने के बाद जब वो जाने लगे तो सब इन्हें गाड़ी तक छोड़ने बाहर आ गए। रुखसत के लिए हाथ मिलाते हुए वजदान फिर से ताकीद करने लगा, बस कल का दिन काफी है, परसों इसे ले आना। आफाक चिढ़कर आयशा से बोला, आंटी इसका बैग भी तैयार कर दें। वह तो वजदान ने बेबसी से कहा, मजाक मत करो, मैं वाकई शायान के बगैर नहीं रह सकता। मैंने कभी एक दिन के लिए भी इसे खुद से अलग नहीं किया और वो मेरे बगैर उदास हो जाएगा। हाँ ये तो है, बल्कि देखो वो अभी से उदास हो गया। इसने गाड़ी की तरफ देखा जिसकी ड्राइविंग सीट पर शायान बैठा था।
तुम बहुत ही बदतमीज इंसान हो। और गाड़ी के पास आकर ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर बाहर पाँव रख के अंदर सीट पर बैठे हुए शयान को बाजुओं में जकड़कर सीने से लगाकर प्यार करते हुए बोला, वहां जाकर शरारत मत करना और उदास हो जाओ तो मामू से कह देना, वो तुम्हें मेरे पास ले आएंगे। फिर सुमेरा से कहने लगा, भाभी जरा ख्याल रखें, ये सारा वक्त खेलता ना रहे, इसका एडमिशन टेस्ट होने वाला है। खाने का भी ध्यान रखें, ये टाइम पर खाना नहीं खाता और दूध से तो भागता है, आपको जबरदस्ती पिलाना पड़ेगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं शयान का पूरा ख्याल रखूंगी। सुमेरा ने इसे मुतमईन करने को कहा। तभी आफाक, जो दरवाजे में झुककर खड़ा इनकी बातें सुन रहा था, वजदान के कंधे पर हाथ मारकर मुतवज्जा होते हुए बोला, जिससे सिखा रहे हो इसे 2 बच्चे पालने का तजुर्बा है और अब आप बाहर आइए। आफाक ने इसे बाजू से पकड़कर बाहर निकाला, फिर ले जाकर मुस्तफा अजीम के बराबर खड़ा कर दिया। जरा इसे पकड़ कर रखिए ताकि मैं जा सकूं। फिर वजदान के उतरे हुए चेहरे को देखकर मजाक उड़ाता हुआ बोला, और गाड़ी में जा बेटा। फिर इंजन स्टार्ट करते हुए गाड़ी को गेट से बाहर निकाल ले गया। मुस्तफा अजीम ने वजदान की तरफ देखा, जो कुछ सोचता हुआ गेट से बाहर सड़क को देख रहा था। जिंदगी में यही एक उलझन बची थी, वो भी सुलझ गई। अब तुम्हें फैसला कर लेना चाहिए। वजदान चौंक कर इन्हें देखने लगा। कैसा फैसला? दोबारा घर बसाने का फैसला? वापस गर्दन मोड़ते हुए वजदान सामने देखने लगा। जिंदगी में ऐसे शख्स की जरूरत हमेशा रहती है, जो सुख दुख सुख बांट सके। थक जाओ तो थकन समेट ले, लड़खड़ाओ तो हाथ थाम ले। फिर अभी तुम्हारी उम्र भी इतनी नहीं हुई है कि तन्हाई को आदत बना लो। अब भी तुम्हारे सामने जिंदगी का लंबा सफर बाकी है। ये सफर अकेले नहीं कट सकेगा। मैं अकेला कहाँ हूँ, मेरे पास शायान है। इसकी बात पर मुस्तफा अजीम बोले, ये फैसला तुम्हारी ही नहीं, शायान की भी जरूरत है। इसे मैं माँ मिल जाएगी, तुम कब तक इसे अकेले संभालते रहोगे? बच्चे पालना मर्दों के बस की बात नहीं। वजदान बोला, मैंने इस वक्त भी शायान को संभाला था, जब इसकी माँ पैदाइश के फौरन बाद ही इसे छोड़ गई थी। फिर अब क्यों नहीं संभाल सकता? फिर कुछ सालों की बात है, वो जवान हो जाएगा, तब तो मुझे इसे संभालने की जरूरत ही नहीं रहेगी। वो इसे बेबसी से देखते हुए बोले, शादी मर्द की जरूरत होती है वजदान, तुम कब तक इस जरूरत से आंख चुराओगे? लेकिन मुझे कोई जरूरत महसूस नहीं होती, तुम मलिहा को भूल नहीं सकते? कुछ वक्त के बाद उन्होंने पूछा तो वजदान ने नजर झुकाते हुए आहिस्तगी से कहा, भूल भी जाऊं तो याद आती रहेंगी। और मुस्तफा अजीम मायूसी से सर झुकाकर पलट गए, मगर अंदर जाने से पहले उन्होंने मुड़कर देखा तो वजदान फौज की तेज रोशनियों में गुमसुम खड़ा था। इसे देखकर आह भरते वो अंदर चले गए। शायान आया तो सब हाल में जमा हो गए। आओ तुम्हारी सबसे जान पहचान करवाऊं। सबसे आफाक इसका तारुफ करवा रहा था और शायान इन रिश्तों को जहन में नक्श करना था। रात में वो गौहर और जारा बच्चों को इनके मुश्तरका कमरे में सुलाने आई तो कुछ देर बाद ही इरम दूध का जग उठाए कमरे में आ गई। जारा की बेटी ने कुछ नखरा तो किया, मगर दूध भी पी लिया। लेकिन गौहर के बेटे और सुमेरा के बच्चों ने आराम से अपना अपना दूध का गिलास खत्म कर लिया। तो इरम ने गिलास भरकर शायान की तरफ बढ़ाया और वो नाक बंद करके मैं नहीं पीऊंगा कहकर तकिए में मुंह घुसाकर लेट गया। तो इरम पास बैठकर इसे गुदगुदाने लगी, दूध पिए बगैर कोई नहीं सो सकता, उठो। वो लेटे लेटे ही दोनों हाथ उठाकर इनकार में हिलाने लगा तो सुमेरा इरम को इशारा करके बोली, देखो जरा शायान, मलिहा का बेटा होकर दूध नहीं पीता। शायान के कान खड़े हो गए। जरा मुस्कुराहट दबाकर बोली, वाकई कितनी अजीब बात है, मलिहा तो दूध शौक से पीती थी। मगर शायान शायान ने जरा सी गर्दन मोड़कर इनकी तरफ देखा। तभी इरम भी बोली, मैं तब बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे याद है मलिहा आप ही रोज रात को सोने से पहले एक गिलास दूध पिया करती थी। शायान उठकर बैठ गया और बजाय इसकी तरफ से अनजान बनी खवातीन से बोला, अम्मी को दूध अच्छा लगता था? हाँ, वो एक दूसरे को देखकर सरसरी अंदाज में बोली। तो शायान जल्दी से बोला, मुझे भी दूध अच्छा लगता है। और खुद ही रम के हाथ से गिलास लेकर गटागट चढ़ा गया। फिर गिलास वापस करके हाथ की पुष्ट से मुंह पोंछने के बाद आराम से लेट गया और आंखें बंद कर ली। इन चारों के चेहरे हंसी रोकने की कोशिश में सुर्ख हो गए थे। अगली सुबह इफ्तिखार हसन फजर की नमाज के लिए घर से निकलने लगे तो उन्होंने देखा कि शायान गेट के पास बने संगी बेंच पर चढ़कर बैठा था। रात तो उन्होंने शायान की तरफ देखा भी नहीं था, मगर इस वक्त हैरत के जेर असर इसके पास चले आए। तुम इतनी सुबह जाग गए हो और इतनी ठंड में बाहर क्यों आए हो? नमाज पढ़नी है बड़े नाना, मगर मुझे पता ही नहीं मस्जिद किधर है। छोटे बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनकर इन्हें बेख्तियार इस पर प्यार आ गया था, मगर अपने अंदाज से उन्होंने कुछ जाहिर ना होने दिया और सपाट आवाज में बोले, मैं भी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे साथ आ जाओ। और वो जी बड़े नाना कहता छलांग लगाकर बेंच से उतरा और पास आके इनका हाथ पकड़ लिया। इफ्तिखार हसन उसे हाथ लेकर चल पड़े।
जाते हुए वो पूरा रास्ता बातें करता रहा, मगर जब नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर आए तो इफ्तिखार हसन ने महसूस किया वो चुपचाप सा है। इसे देखकर दिल पर बोझ आ पड़ा। अंदरूनी दरवाजे के हिस्से पर बने दालान में सुमेरा की अम्मी तख्त पर बैठी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। शायान ने गेट से अंदर आते ही इफ्तिखार हसन का हाथ छोड़ दिया और चलता हुआ तख्त के पास आया और चप्पल उतार कर तख्त पर चढ़ता वो बड़ी नानी के गोद में मुंह छुपाकर लेट गया। उन्होंने आयत मुकम्मल की और कुरान बंद करती इसके घने बालों में हाथ फेरने लगी। क्या बात है, उदास लग रहे हो? बड़े नाना मुझसे नाराज हैं। वो इस तरह से बोला कि सुमेरा की अम्मी मुस्कुराने लगी। वो तुमसे नाराज नहीं है, मुझे पता है वो नाराज है। वो मुझसे बात नहीं कर रहे और मुझे गोद में लेकर प्यार भी नहीं किया। मैं जो तुम्हें गोद में लेकर बैठी हूँ और छोटे नाना रात को हमारे बेटे के लिए जहाज भी तो लाए थे। तुम्हें अच्छा लगा था ना? उसे बहलाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो जिद से बोला, लेकिन मुझे बड़े नाना की गोद में बैठना है। तो जाओ, जाकर बैठ जाओ। शयान की आंखें चमकने लगी। वो फौरन तख्त से उतरा और अंदर भाग गया। दरवाजा पर रुक कर इसने झांका। इफ्तिखार हसन चेहरे के सामने आभार फैलाए बैठे थे। वो दबे पांव चलता आया, फिर एकदम से अखबार को नीचे से घुसकर इनकी गोद में जा चढ़ा और इफ्तिखार हसन अरे अरे ही करते रह गए। आप मुझसे क्यों नाराज हैं बड़े नाना? मैंने तो कोई शरारत भी नहीं की। वो इनके गले में बाजू जमा हमाइल करते हुए इतने लाड से बोल रहा था कि इफ्तिखार हसन खुद साख्ता अजनेबत को कायम ना रख सके और मुस्कुरा कर बोले, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि तुम इतने अच्छे बच्चे हो कि तुमसे कोई भी नाराज नहीं हो सकता। मैं भी अखबार पढ़ूंगा। और इनकी गोद में फैल कर बैठ गया। नाचार उन्होंने अखबार सीधा किया, मगर पढ़ ना सके क्योंकि शायान टूटे फूटे हिज्जे करता बुलंद आवाज में गलत पढ़ रहा था। सुमेरा की अम्मी शायान को देखने अंदर आई तो शायान इफ्तिखार हुसैन की गोद में बैठा इन्हें अखबार पढ़कर सुना रहा था। ये क्या चल रहा है? खबरें सुनाई जा रही हैं, इफ्तिखार हसन ने कहा। फिर हंसते हुए बोले, मैंने अखबार में इतने मजे की खबरें कभी नहीं पढ़ी जैसी ये सुना रहा है। तुम भी आकर सुनो। इनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर वो बोली, आखिर शयान ने आपको मना ही लिया। उन्होंने लब पेच कर मुस्कुराहट लोग ली, फिर उलझ कर बोले, लगता है इसमें कोई मकनतीस फिट है जो दिल इसकी तरफ खींचा जाता है। और कल तो इसे एक अजीब सी बात हो रही है। मैं जितनी बार इसका चेहरा देखता हूँ इसमें मलिहा की झलक नजर आती है। वो सांस भर कर बोली, मलिहा से मोहब्बत भी तो बहुत करता है और इंसान जिससे मोहब्बत करे इसका अक्स बन जाता है। फिर हमें मलिहा और वजदान के सिवा और कोई हवाला भी तो मालूम नहीं। इसके वजूद में तलाश किया तो वही दोनों नजर आएंगे। इसमें अजीब क्या है? इफ्तिखार हसन का दिल ही उचाट हो गया। शायान को यहाँ आए 7 दिन हो चुके थे। शुरू के 2-3 दिन तो इसकी शौकियों का वही आलम रहा, फिर धीरे धीरे उदास होता चला गया। बात ये थी, इन 7 दिनों में वजदान एक बार भी इससे मिलने नहीं आया था और जब वो आफाक से घर जाने के लिए कहता तो वो भी कोई जवाब न देता। आज सुमेरा इसे रात के खाने के लिए बुलाने आई तो वो बिस्तर पर बैठा रो रहा था और सुमेरा के लाख चुप कराने पर भी चुप नहीं हुआ। वो परेशान सी उठकर आफाक के पास आ गई जो सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा था। आफाक, खाना बाद में खा लीजिएगा, पहले शायान को इसके घर छोड़कर आए, वो बहुत रो रहा है। लेकिन रो क्यों रहा है? इफ्तिखार हसन ने हैरत से पूछा तो आफाक बोला, वजदान की याद आ रही होगी, इससे मिलने भी तो नहीं आया, फिर खुद से फोन भी नहीं करता। मैं ही शायान की इससे बात करा दूं तो करा दूं, लेकिन ऑफिस में बार बार फोन करके कहता है शायान को भेज दो। इसकी बात पर मुनीर हसन भी परेशानी से गोया हुए कई दिन से ऑफिस भी नहीं आ रहा। कल तो मैंने इससे फोन पर भी कहा था कि ऑफिस आ जाए, डॉक्यूमेंट्स इसे हैंड ओवर करने हैं, मगर वो आया ही नहीं। आफाक, पता तो करो कहीं बेटे की जुदाई में बीमार ना पड़ गया हो भी सकता है, आफाक बोला, लेकिन मैं जानता हूँ आप दोनों के सामने आने से कतरा रहा है, वरना वो कभी भी शायान के बगैर इतने दिन ना गुजारता। इसकी अम्मी बोली, तुम इसे छोड़ ही आओ, बच्चा कितनी बार कह चुका है घर जाना है। मैं चाहता हूँ वजदान खुद इसे लेने आए ताकि इसका गुरेज खत्म हो। फिर इसने सुमेरा से कहा, जाओ शायान को लेकर आओ और आते हुए फोन भी लेती आना। कुछ देर बाद वो शायान के साथ लौटी तो आफाक से बोला, अब्बू याद आ रहे हैं? इसने नाक सुड़कते हुए कहा, हाँ। मैं सर हिलाया और रोने लगा। आफाक इसे कंधे से लगाकर थपकते हुए बोला, अभी मैं अब्बू को फोन मिलाऊंगा और तुम यही बात इनसे कहना। शायान ने रोते रोते फिर से सर हिला दिया तो आफाक सुमेरा के हाथ से कार्डलेस लेकर नंबर मिलाने लगा। फिर वजदान की आवाज सुनते ही इसने फोन शायान को पकड़ा दिया, जो फोन पकड़ते ही अब्बू कहकर ऊंची आवाज में रोने लगा था। वजदान खुद बहुत बेचैन था। पहली बार शायान इसकी आंखों से दूर हुआ था। रोज ही आफाक को फोन करके कहता कि शायान को भेज दे, मगर आफाक सुनी अनसुनी करता रहा
खुद इसमें इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं थी आफाक के पापा या ताया का सामना कर पाता, बल्कि वो तो आफाक के घर के किसी भी फर्द से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं रखता था। इसे लग रहा था जैसे वो जबरदस्ती ऐसी चीज पर मलकियत का हक जता रहा हो जिस पर इसका कोई इस्तेकाक नहीं। मगर शयान की आवाज पर वो पिघल गया था। आप याद आ रहे हैं अब्बू, आकर ले जाएं। तुम भी मुझे बहुत याद आ रहे हो, वजदान ठहरे हुए लहजे में बोला। अब्बू मुझे यहाँ से ले जाएं, वो बार बार एक ही रट लगाए हुए था। मैं आ रहा हूँ मेरी जान, बस तुम रोना बंद कर दो। वजदान की बेचैनी को महसूस करके शायान आंसू जब्त करने की कोशिश में भराई आवाज में बोला, जल्दी आइएगा, बस तुम फोन रखो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। वजदान ने कहने के साथ ही फोन बंद कर दिया और गाड़ी चाबी उठाकर तेजी से बाहर लपका। शयान की पुकार इसके सब एहसासात पर भारी थी और वो फुल स्पीड से गाड़ी भगाता आनन फानन आफाक के घर आ पहुंचा। वजदान ने हॉल में कदम रखा तो सामने इफ्तिखार हसन और मुनीर हसन शयान को साथ लिए सोफे पर बैठे थे। बाकी लोग भी वहीं मौजूद थे और शयान को दिलासे दे रहे थे जो अभी तक रो रहा था। शयान, वजदान ने इस पर नजर पड़ते ही पुकारा। शयान ने आवाज की सिम देखा, फिर अब्बू आ गए कहता बंदूक की से निकली गोली की तरह उठकर वजदान की तरफ दौड़ पड़ा। इसे अपनी तरफ आते देखकर घुटने जमीन पर टिका कर बैठते हुए वजदान ने अपनी बाहें खोल दी और शयान दौड़ता हुआ आकर इनमें समा गया। देखने वालों को लग रहा था जैसे दोनों बरसों बाद मिले हों। वजदान इसे बेतहाशा चूम रहा था और शयान इससे लिपटता जा रहा था। फिर वजदान का ध्यान सबकी तरफ गया जो इसके इर्द गिर्द घेरा डाले मुस्कुराती निगाहों से देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। शयान का हाथ पकड़कर खड़े होते हुए इसने सबको मुश्तरका सलाम किया था। तुम ऑफिस क्यों नहीं आ रहे? मुनीर हसन कड़े तेवर से बोले तो वजदान सटपटाता हुआ अंकल वो मैं करने लगा तो उन्होंने कहा बस रहने दो, मुझे पता चल गया है तुम कभी नहीं सुधरोगे। मेरी भांजी नहीं रही तो क्या हुआ, इसका बेटा जो है जिसके नाम पर तुम जी भर के ऊट पटांग हरकतें कर सकते हो। वो चांद खफीफ सा मुस्कुराते हुए गुद्दी मसलने लगा। तभी इसकी नजर इफ्तिखार हसन पर पड़ी और बिला इरादा ही उसने रुख फेरते हुए चेहरा छुपाना चाहा। क्या सारी उम्र चेहरा छुपाते रहोगे? वजदान ने कुछ हिचकिचाहट के बाद इनकी तरफ देखा। इनके चेहरे पर नर्म से तासुर ने इसे शर्मिंदा कर दिया। मैं अंदाजा कर सकता हूँ कि इस फसाने को सुनकर आपको कितनी तकलीफ हुई होगी। अब इस जिक्र को जाने दो, यूं भी तकदीर की बस एक ही लकीर दरमियान में है, वरना ये फसाना मलिहा की दास्तान हयात भी हो सकता था। वो मतानत से बोलकर चुप हुए तो सुमेरा की अम्मी वजदान का बाजू थाम कर बोली, अब यूं खड़े ना रहो, आओ बैठ जाओ। वो फौरन ही मुआजत करने लगा, सॉरी खाला बैठ नहीं सकता, मैं घर में किसी को बताकर नहीं आया, सब परेशान हो रहे होंगे। आए हो तो डॉक्यूमेंट्स ले जाओ। इसे जाते देख कर मुनीर हसन जल्दी से बोले, आफाक के साथ जाओ, वो तुम्हें बता देगा। साथ आफाक को इशारा किया। वो सर हिलाता वजदान को आने का कहकर स्टडी की तरफ चल पड़ा। अंदर आकर वो चलता हुआ टेबल के पास आ रुका और फाइल में से कुछ कागजात देख कर निकालने लगा। वजदान भी इसके पास आ खड़ा हुआ। आफाक ने एक कागज निकाल कर वजदान की तरफ बढ़ाते हुए संजीदा चेहरे के साथ कहा, ये शायान का बर्थ सर्टिफिकेट है जिसमें शायान के माँ बाप की हैसियत से वजदान और मलिहा के नाम दर्ज है और इस बर्थ सर्टिफिकेट में शायान की तारीख पैदाइश वही दर्ज की गई है जो मलिहा की असल तारीख वफात है। वजदान से सपाट चेहरे के साथ वो सर्टिफिकेट आफाक से लेकर टेबल पर रख दिया। इसके बाद आफाक ने एक और कागज इसके हाथ में दिया। वजदान ने इस कागज पर नजर डाली और हकलाता हुआ बोला, ये तो निकाहनामा है। आफाक इसकी बात पूरी करते हुए बोला, इस पर मलिहा के दस्तखत भी मौजूद हैं जो एक एक्सपर्ट से करवाए गए हैं। उन्हें जाली साबित करना आसान नहीं। गवाहों के तौर पर मैं, पापा, ताया और समद साइन कर चुके हैं, तुम भी दस्तखत कर देना। इसके बाद अगर शायान के असल माँ बाप भी कहीं से आ जाएं तो बर्थ सर्टिफिकेट निकाहनामे की मौजूदगी में तुम्हें शायान पर अपना हक साबित करने के लिए किसी दूसरी गवाही की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अब कानूनी तौर पर मलिहा तुम्हारी मरहूमा बीवी और शायान तुम दोनों की औलाद है। वजदान के दिमाग में बगोले उठ रहे थे और कानों में साई साई की आवाजें गूंजने लगी। इसे मलिहा के साथ हुई पहली मुलाकात याद आने लगी और अपना पहला जुमला जो इसने मलिहा से कहा, वो जुमला एक ही सवाल था, आप मुझसे शादी करेंगी? मगर इस सवाल का जवाब न मिल सका और इस मलाल ने एक उम्र वजदान के जुनून को सरगर्दा किए रखा। ये वजदान को अजीज भी बहुत था। ये दुख ही तो इसकी चाहत का सिलसिला था। ये दुख ही इसकी उम्र का हासिल था और आज वजदान के हाथ में पकड़ा कागज का टुकड़ा कह रहा था कि मलिहा वजदान की बीवी थी और शायान से इसकी ताल्लुक का सबूत मजाक, और ऐसा मजाक वजदान को लग रहा था इसका मलाल, इसकी जागीर इससे छीन ली गई है। अब वो किसी जाकर कहे
کا کہ इसने मोहब्बत में खसारा उठाया है। लब आजाद हो तो दर्द को झेलना कुछ सहल हो जाता है, मगर वजदान को दर्द के दलदल में उतार कर ताकत फरियाद छीन ली गई थी। वजदान को लगा इसकी नाकाम आरजुओं को तमाशा बना दिया गया है। ये तस्दीक इसकी बर्दाश्त से बाहर थी। खाली हाथ रह जाना हमेशा तकलीफ देता है, लेकिन जिसके दामन में सिर्फ दुख हो, फिर अगर वो भी इससे छिन जाए तो ये चारागरी किससे भाएगी। एक मुद्दत से वजदान ने आंसुओं को पलकों की सलाखों में कैद कर रखा था, लेकिन आज वजदान ने इन्हें आजादी की नवीद दे दी। अब वो फूटे चले आ रहे थे, मगर वजदान हंस रहा था। वो तकदीर के इस मजाक पर कहकहे लगा रहा था और साथ साथ इसका चेहरा भीगता जा रहा था। फिर जाने क्या हुआ, हंसते हंसते इसके होंठों से कहकहों की जगह आहो बका निकलने लगी। वो इस कागज को देख देख कर टूटने लगा। इसने सर को उठाकर छत की तरफ देखा, जैसे इसकी निगाहें सीधे आसमान तक जा पहुंचेंगी, और आंसुओं के बीच पुकारा अल्लाह। उसकी आवाज में ढेरों शिकवे थे, मगर अर्श से वही खामोशी सुनाई दी जैसे अल्लाह कह रहा हो जो मेरी रजा। और वजदान ने सर झुका दिया, होंठ काटते हुए दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश में बेदम होकर फर्श पर बैठ गया। मेरे जख्म भर जाने दे अल्लाह, मेरे जख्म भर जाने दे। दोनों बाजू सर पर रखे वो फूट फूट कर रोता हुआ कहता जा रहा था। सुमेरा चुप हुई तो उन्हें बेतहाशा थकन का एहसास हुआ। ये थकन सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वो मुस्तकिल कई घंटों से बोल रही थी, बल्कि माजी के पुरखार रास्तों पर नंगे पांव चलने का नतीजा थी। वो रास्ते बेशक इनका नसीब थे, मगर जिनके थे इनके पांव के जख्म उन्होंने उंगलियों पर शुमार किए थे। इन्हें अपना हलक सूखता हुआ महसूस हुआ तो बेड पर बैठे बैठे ही उन्होंने साइड टेबल पर रखे जग से पानी का ग्लास में उंडेला और ग्लास होंठों से लगाकर हलक तक करने के बाद ग्लास में झांकते हुए बोली, आज देखने वाली आंखें जस्टिस वजदान मुस्तफा को रश्क से देखती हैं। कौन ऐसा खुशनसीब होगा जिसे जिंदगी में इतनी कामयाबियां मिली होंगी। जो भी चाहा आखिर इसे पा लिया, इज्जत, शोहरत, दौलत और मोहब्बत भी, क्योंकि दुनिया तो यही देखती है कि वजदान ने जिस लड़की से मोहब्बत की वो इसकी बीवी बन गई। जी ना सकी ये और बात है, मगर वो इन चंद खुश नसीबों में से है जिनकी मोहब्बत तकमील को पहुंचती है। और उस मोहब्बत की हसीन यादगार है शायान मुस्तफा। जवान बेटे का बाप होना अपने आप में एक खुशबख्ती है, और बेटा अगर एएसपी शायान मुस्तफा हो तो क्या कहने। जहानत और वजाहत तो इसे माँ बाप से विरसे में मिली है, और इसकी सादतमंदी और फर्माबरदारी यकीनन वजदान की तरबियत का नतीजा है। जिसने सही मायनों में महबूबा बीवी की निशानी को सीने से लगा कर रखा। लोग वजदान को देखते हैं तो रश्क से सोचते हैं काश इन्हें भी ऐसी किस्मत मिल जाए, मगर मैं हर बार वजदान को देखकर यही दुआ करती हूँ कि इस जैसी किस्मत अल्लाह किसी को ना दे। उन्होंने सर उठाकर तानिया को देखा जो दीवार के साथ कमर टिकाए कारपेट पर बैठी थी, दोनों हाथ घुटनों पर रखे इसका चेहरा आंसुओं से धुला था। वजदान की जिंदगी में कयामतें बहुत आई थी, आज यौम हिसाब भी आ गया। मुझे डर है कहीं इसे गुनाहगार न ठहरा दिया जाए, वो खौफजदा ही कह रही थी। तानिया ने कुछ भी ना कहा और पेशानी हाथों की पुष्ट पर टिका दी। वजदान बाबा जान और नूरुल हुदा के सामने हाथ बांधे यूं खड़े थे जिसे एहतिसाब के कठेरे में लाए गए हों, और इतराफ जुर्म के बाद इनके चेहरे पर सजा का इंतखाब इंतजार था। मगर मोहतसिब इनकी जिंदगी का हिसाब किताब जो करने लगे तो मखमसे में पड़ गए। इनके चेहरों पर फैसले की हिचकिचाहट थी। वजदान ने झुकी नजर उठाकर बाबा जान को देखा, मगर इनके चेहरे पर कुछ पढ़ न सके। फिर भारी आवाज में बोले, मैं अपनी खता की कोई वजाहत नहीं दूंगा, ना अपनी उम्र की रायगानी को दिखाकर आपसे कोई रियायत मांगूंगा। मुझे सजा दीजिए बाबा जान। बाबा जान एक गहरी निगाह इन पर डालकर बोले, मैं तुम्हें सजा तो देना चाहता हूँ, मगर फिर मुझे मलीहा से माफी कौन दिलाएगा। मेरी बेटी में इंसाफ की खूबी नहीं है, वो तुम्हारी मामले में हमेशा जानबदार रहेगी। वो ऐसा बोले जैसे मलीहा की इस कमजोरी पर अफसोस कर रहे हों। इनकी तरफ से नाउम्मीद होकर वजदान नूरुल हुदा की तरफ मुड़े। आप ही सजा दे दीजिए हादी भाई, आपका तो हक भी बनता है। मलीहा मंगेतर थी आपकी, जिंदगी ने बीवी बनने की मोहलत नहीं दी, मगर वो आपके लिए दुल्हन तो बनी ही थी। नूरुल हुदा गंभीर लहजे में बोले, मुझसे सजा ना मांगो वजदान, मैं इस मामले में बेबस हूँ। मैंने मलीहा से ज्यादा मोहब्बत किसी से नहीं की, मगर ये बात कभी नहीं भूल सकता। मलीहा ने सबसे ज्यादा तुम्हें चाहा था। तुम्हारी खता तो वो सुनते ही माफ कर देगी, मगर तुम्हें सजा देने वाले को माफ नहीं मिलेगी। फिर वजदान बोले तो इनकी आवाज पहले से भी भारी हो गई। मलीहा वो पहली और आखिरी लड़की थी जिन्हें देखकर
जिनके साथ जिंदगी जीने का ख्याल आया था, मगर मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता कि उन्होंने जिसे हमसफर बनाने का फैसला किया वो आप थे। आप बेखौफ होकर सजा सुनाइए, क्योंकि जिस दिन माफीनामे जारी होने लगे वो मुझसे पहले आपको माफ कर देंगी। नूरुल हुदा ने नजर झुका ली, फिर उठकर इनके पास आ गए। जिद कर रहे हो तो सजा दे ही देता हूँ, और सजा ये है कि तुम अपने टूटे ख्वाबों की कुछ किरचियां उम्र भर अपने जख्मी हाथों में समेटते रहो। हादी भाई, बच्चा ने हैरत में घिर कर पुकारा था, तो नूरुल हुदा ने इनके दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर आजी से कहा, आज तक तुम हर किसी से दरख्वास्त करते आए हो ये बात अपनी जबान पर ना लाएं कि शायान तुम्हारा बेटा नहीं। आज मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि कभी ये बात अपनी जुबान पर ना लाना कि शायान मलिहा का बेटा नहीं। नूरुल हुदा, बाबा जान ने इनकी बात सुनी तो हिल कर रह गए। ये फैसला तुम नहीं कर सकते। नूरुल हुदा इनकी तरफ पलट कर बोले, प्लीज बाबा जान। तानिया ने कहा, नहीं, मगर कल जब वो कह रही थी कि शायान को भूल जाएगी, मैं इसी वक्त समझ गया वो शायान को कभी नहीं भूल सकती। मेरा ज़र्फ इतना बड़ा नहीं है, मगर तानिया की खुशी की खातिर मैं इसका हाथ एक बेनिशान शख्स के हाथ में दे दूंगा, मगर ये सच दुनिया को सुनाकर मैं अपनी बेटी का तमाशा नहीं बना सकता। नूरुल हुदा, तुम वो नागवारी से कुछ बोलने लगे थे कि नूरुल हुदा ने इन्हें बीच में ही टोक दिया। आपकी बेटी मर चुकी है बाबा जान, मेरी बेटी को ना मारे। बाबा जान चुप से हो गए, फिर उठे और कमरे से निकल गए। वजदान ने इन्हें जाता देखा तो दिल गिरफ्तार सा हो गए। वो यासियत भरी निगाहों से इस दरवाजे को देख रहे थे जिससे बाबा जान गुजर गए थे कि नूरुल हुदा ने इनके शाने पर हाथ रख कर इन्हें मुतवज्जा करते हुए कहा, मैं शयान से मिलना चाहता हूँ। वजदान पलट कर उन्हें देखने लगे तो उन्होंने मजीद कहा, कल इसे अपने साथ ले आना। वजदान गुमसुम से हो गए तो नूरुल हुदा ने कहा, क्या हुआ वजदान? वो बोले, आज जब मैंने कसे फारूकी में कदम रखा था तो लगा मैं मक्तल में आ गया हूँ और जिंदगी कुछ पलों की मेहमान है। ये तो सोचा भी नहीं था मक्तल मुझे जिंदगी बख्श देगा। थैंक यू हादी भाई। नूरुल हुदा खफीफ सा मुस्कुराकर बोले, इसी कसरे फारूकी ने एक बार तुम्हारी जिंदगी भी छीनी भी तो थी। आज अगर बख्श दी तो शुक्रिया किस बात का। ये तुम्हारा हम पर कर्ज था जो आज उतर गया, मगर 27 सालों से इस कर्ज पर जो सूद चढ़ता रहा वो अभी बाकी है। वो सूद मुझे माफ कर दो। मुझ में इसे चुकाने की सकत नहीं। इनकी आवाज में नदामत और मलाल की आमेजिश थी जिसने वजदान को मुस्तरब कर दिया। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं हादी भाई? आप तो शुरू से ही लाइल्म थे। इस लाइल्मी की तो सजा काट रहा हूँ। 27 सालों से एक फांस दिल में चुभ रही है। कर्ब से होंठ काटते उन्होंने सख्ती से आंखें मीच कर पलकों पर आई नमी को अंदर उतारा और कहा, काश मैं हमेशा लाइल्म रहता। इनकी अजियत को महसूस करके वजदान ने सर झुका लिया, फिर नजरों का जाविया बदल कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। तानिया ने लाउंज में कदम रखा तो सामने उजेर और उमेर सर जोड़े बैठे थे और आहट पर सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखने लगे। क्या खुसर फुसर कर रहे थे? तानिया ने इर्द गिर्द निगाह घुमाते मोहतात अंदाज में कहा, अंकल चले गए? हाँ, उजैर ने कहा, फिर जोश में कहने लगा, आपको पता है आप ही वो अंकल कौन थे? तानिया ने ठटक कर पूछा, कौन थे? उजैर उठकर इनके पास आता बोला, इनका नाम मर्जान मुस्तफा है, और वो जो लड़की है ना, वही जिनकी तस्वीर दादा जान के कमरे में लगी है, वो दादा जान की बेटी थी। इनका नाम मलिहा था और वजदान अंकल मलिहा आंटी के शौहर हैं, और दादा जान भी हमारे दादा नहीं है, वो पापा के चचा हैं। व्हाट रबिश, तानिया नागवारी से बोली, वो पापा के बाबा हों या चचा, हमारे दादा ही हैं। हाँ वो तो है, उसे हकलाया, फिर चिढ़कर बोला, अच्छा ना, बात तो सुन ले। और तानिया मुतमईन सी बोली, हाँ भाई सुनाओ। और वो कहने लगा, मलिहा आंटी ने वजदान अंकल के साथ लव मैरिज की थी, इसलिए दादा जान इनसे नाराज हो गए। फिर आंटी की भी डेथ हो गई तो दोनों फैमिलीज में राब्ता ही खत्म हो गया। लेकिन अब वजदान अंकल अचानक ही दादा जान से मिलने आ गए। दरअसल वो चाहते हैं कि अब दादा जान इनसे नाराजगी खत्म करके इन्हें फैमिली मेंबर के तौर पर कबूल कर लें। उजेर की बातों से तानिया का इत्मीनान बढ़ता गया। वजदान की जिंदगी का ये तूफान दबे पांव गुजर गया था। काश ये सुकून मुस्तकिल हो, इसने दिल से दुआ की। तभी उमेर पास आकर झुंझलाहट से बोला, बेकार की बातें किए जाओ, असल बात तो बताओ। कौन सी बात? तानिया चौंकी। बाबा जान चाहते हैं कि आपकी शादी वजदान अंकल के बेटे के साथ कर दी जाए। तानिया ने हैरत से इसे देखा, वो इस खबर की तवक्को भी नहीं कर रही थी। नूरुल हुदा और बाबा जान के सच जान लेने के बाद इसे इतना तो अंदाजा था कि नूरुल हुदा वजदान को सपोर्ट करेंगे, मगर वो सब जानकर भी शायान को कबूल कर लेंगे। तानियत को उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन वो जानती थी अगर वो ऐसा करने पर मजबूर हुए तो सिर्फ इसकी खातिर। इसे अपने पापा पर ढेरों प्यार आ गया। होले से मुस्कुराकर इसने पूछा,
पापा कहाँ हैं? अपने कमरे में। लेकिन आप वहां मत जाएं। उमेर की बात सुनते ही वो नूरुल हुदा के कमरे में जाने के लिए पलटी तो उमेर जल्दी से बोला, क्यों? तानिया ने इसे हैरान होकर देखा। आपकी शादी वाली बात पर मामा का पापा से झगड़ा चल रहा है। क्यों? तानिया ने फिर से कहा। बाद में इसे एहसास हुआ कि इसे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। उमेर भी इनके क्यों पर कुछ गड़बड़ा कर सोचता हुआ बोला, शायद इसलिए वो शायान भाई को नहीं जानती है और वो पहले से ही अंसर भाई को आपके लिए पसंद भी कर चुकी है। फिर इसने तानिया की तरफ देखा और शरारत से बोला, लेकिन आप तो इन्हें जानती हैं। बाबा बता रहे थे कि आपकी फ्रेंड फायजा के पेरेंट्स मलिहा आंटी के कजन थे और वजदान अंकल का इनकी फैमिली के साथ काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है और आप इनके घर शयान भाई से मिल चुकी हैं। हाँ, लेकिन मुझे बाकी बातों का इल्म नहीं था, इसने जल्दी से कहा, फिर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गई। नूरुल हुदा के कमरे से झगड़ा करने की दबी दबी आवाजें आ रही थी। तानिया जानती थी कि झगड़े की क्या वजह हो सकती है। इसने बस एक पल को सोचा, फिर दस्तक दिए बगैर दरवाजा खोल कमरे में आ गई। भूल जाओ नूरुल हुदा, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूंगी। मरियम किसी बेबात पर तनफ्फुस से कह कर रही थी। वो बेड पर बैठी थी, गुस्से की ज्यादती से इनका तनफ्फुस बिगड़ा हुआ था और चेहरे के नकूश जिनमें हमेशा नरमी घुली रहती थी खुरदरे से लग रहे थे। नूरुल हुदा एक जानब रखी कुर्सी पर अपना सर दोनों हाथों से थामकर बेबस से बैठे थे। दोनों दरवाजा खुलने की आवाज पर बैक वक्त तानिया की तरफ मुतवज्जा हुए। इसे देखते ही नूरुल हुदा तेजी से खड़े होते हुए बोले, तानिया तुम यहाँ से जाओ। सॉरी पापा, मगर मैं नहीं जाऊंगी, वो धीमी आवाज में कहकर मरियम से बोली। मामा मैं जानती हूँ आप पापा से क्यों झगड़ा कर रही हैं, प्लीज आप पापा को हर्ट मत करें। तुम कुछ नहीं जानती, वो कतईयत से बोली। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा शायान मुस्तफा के साथ तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, मगर मैं हरगिज ये नहीं होने दूंगी। इनका लहजा इतना अटल था कि तानिया घबरा उठी और नूर हुदा की मौजूदगी को नजरअंदाज करते हुए बोली, प्लीज मामा, पापा ने अगर फैसला किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा। मगर मरियम जरा मुतासिर नहीं हुई। शायान मलिहा फारूकी का बेटा है जिसके नाम पर नूरुदा के सोचने समझने की सलाहियतें खत्म हो जाती हैं। ये फैसला क्या सोच समझ कर करेगा? चुप हो जाओ मरियम। तानिया की मौजूदगी में नूरुल हुदा खजल से हो गए तो मरियम ने चमक कर कहा, वाह, अभी से चुप होने को कह रहे हैं। अभी तो मैंने तानिया को ये बताया ही नहीं कि इसका बाप शायान की माँ से हमेशा मोहब्बत करता रहा और आज भी करता है। फॉर गॉड सिक मरियम, बेटी के सामने तो जबान में काबू रखो। वो झुंझलाकर बोले तो मरियम तंज से मुस्कुराने लगी। कमाल है, मेरे सामने तो बेधड़क मलिहा से इश्क का एतराफ करते हो और अगर यही बात मैंने बेटी से कह दी तो तुम्हें मेरी जबान की फिक्र हो गई। तानिया के सामने मरियम के तंज उन्हें बेचैन कर रहे थे मगर वो किसी तरह चुप ना हुई तो नूरुल हुदा जब्त की इंतहा पर तानिया से बोले, तानिया तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। जी पापा। तानिया इनकी खजालत महसूस करके जल्दी से कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ी थी कि मरियम ने इसका बाजू पकड़ लिया और लब चबा चबा कर बोली, तो दोस्तों कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि नॉवेल का सेकंड लास्ट एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो एपिसोड को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले आखिरी हिस्से की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाए।